एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, स्वामी सब साधे सब जाय। शुभ मुहूर्त गर्भ धरो, सब जन होत सुखाय, स्वामी सब जन होत सुखाय। साथियों नमस्कार। आपका सरंगी ज्योति संस्थान में बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आपने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छा लगा। आपके बहुत क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, गर्भधारण से संबंधित बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो आपको मैं ये बता देता हूँ कि यह संस्थान, जैसे आपने देखा ज्योतिष संस्थान जो है ये रिसर्च से संबंधित भी है। गर्भधारण संस्कार के ऊपर ये रिसर्च करता है और रिसर्च के ऊपर ये काम कर रहा है। जो व्यक्ति यहाँ पर हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनकी प्रोफाइल्स को रिसर्च के हेतु भी प्रयोग में लाया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को इस बात में कोई ऑब्जेक्शन है तो वो अपना पहले से बता दे कि भाई मेरी प्रोफाइल को रिसर्च के लिए प्रयोग ना किया जाए, तो उसका डाटा शेयर नहीं किया जाएगा कहीं पर भी। डाटा शेयर के मतलब हमारे जो अपनी डाटा बनेगा, डाटा बैंक, जो हम कभी आगे फ्यूचर में कुछ नक्षत्रों को इसमें जोड़ेंगे या कुछ गणनाओं को हम मुहूर्त में जोड़ेंगे, तो उसके लिए इनका प्रयोग किया जाएगा। आज हम केवल मुहूर्त के ऊपर बात करेंगे क्योंकि बहुत सवाल हो गए हैं मुहूर्त के ऊपर। उसके लिए मैं आपको आज एक बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि जो हम मुहूर्त करते हैं, मुहूर्त बार बार बोलते रहते हैं, मुहूर्त होता क्या है। फलित ज्योतिष के अनुसार, सुन लीजिए ध्यान से ना, फलित ज्योतिष के अनुसार ऐसी गणना करना जो आदमी के जीवन काल में शुभता प्रदान करे। जो भी आपका उस समय का ऑब्जेक्ट रहा है, किसी को, जैसे किसी को गाड़ी खरीदनी है, किसी को मकान खरीदना है, किसी को ज़मीन खरीदनी है, किसी को विवाह करना है, किसी को यात्रा पे जाना है, किसी को युद्ध के लिए जाना है, किसी को अपना केस फाइल करना है। अब बहुत सारे, मतलब बहुत बहुत आयाम है इसमें, एक आयाम को नहीं कहते। किसी को कपड़े सिलाने के लिए मुहूर्त चाहिए, किसी को आभूषण बनाने के लिए मुहूर्त चाहिए। मतलब एक कोई लिमिटेड चीज़ नहीं है। मुहूर्त किसी भी चीज़ के लिए निकाला जाता है और उनका वर्णन शास्त्रों में किया गया है। तो मुहूर्त क्या है कि किसी भी चीज़ को जो हम प्राप्त करने जा रहे हैं वो फलित ज्योतिष के अनुसार हमारे लिए शुभ हो, ऐसा समय का चयन करना, उसको हम मुहूर्त कहते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं लिखी है। मुहूर्त के विषय में इतना ही लिखा गया है कि वो हमें शुभता प्रदान करे, ये अपेक्षा की जाती है। अब इस अपेक्षा के जो हमें कभी कभी अपवाद भी मिलते हैं। अपवाद वो इसलिए हो जाते हैं कि उसमें मुहूर्त में त्रुटि नहीं होती है, उसमें अपने व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत भाग्य, अपना व्यक्तिगत चीज़ें भी काम में आती हैं। उसमें मुहूर्त में कोई अपवाद नहीं होता है, क्योंकि मुहूर्त का जो कार्य है, जो मुहूर्त निकालने का जो तरीके हैं, जो मुहूर्त निकालने का ज्ञान दिया गया है, उसमें हम नक्षत्र देखते हैं, नक्षत्र की ऊर्जा कैसी हमारे पास में आ रही है। उसमें हम तिथि देखते हैं, तिथि की ऊर्जा कैसी हमारे पास में आ रही है। उसमें हम वार देखते हैं, वार की ऊर्जा हमारे पास में कैसी आ रही है उस समय में। उसमें हम योग देखते हैं, योग की ऊर्जा हमारे पास में कैसी उपलब्ध है। उसमें हम करण देखते हैं कि हमारे पास में करण कैसे है। अब योग जो है तिथि से और वार से भी बनते हैं, योग जो है तिथि से और नक्षत्र से भी बनते हैं, और नक्षत्र से और दिन से भी योग बनते हैं। तो ऐसे बहुत सारे योग बनते हैं जिनके विषय में हम धीरे धीरे से बताते चलेंगे। आज थोड़ा थोड़ा उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग कि कहाँ क्या क्या होता है। और फिर जो गर्भधारण मुहूर्त है उसके भी ऑलरेडी
जो जन साधारण के लिए दिया गया है उसके नक्षत्र दिए गए हैं कि किस नक्षत्र में और किन तिथियों में और कब कब हमें नहीं गर्भधारण करना चाहिए, उसके विषय में भी गाइडलाइन दी गई है। तो वो जन साधारण के लिए है, उसमें कोई भी व्यक्ति उनका पालन कर सकता है। परंतु विशेष रूप से किसी को अगर गर्भधारण मुहूर्त निकालना है तो वो उस व्यक्ति की जन्मपत्री से, उस मतलब दंपत्ति की जन्मपत्री से, व्यक्ति मतलब हमारा दंपत्ति की जन्मपत्री से देखना पड़ेगा कि दंपत्ति की जन्मपत्री, मान लो कोई नक्षत्र है वो, चलो इसको मैं अभी डिटेल से लेता हूँ थोड़ी सी देर बाद में। अभी मैं थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ। जैसे हम लोग दिन और तिथि के विषय में बात करते हैं तो उस समय में मैं अभी तिथियों के विषय में बात कर रहा हूँ सर। हमारे यहाँ पर दग्धा तिथि होती है। दग्धा तिथि में कोई भी कार्य किया जाएगा तो शुभ नहीं होगा। रविवार को द्वादशी हो तो दग्धा तिथि होगी, सोमवार को एकादशी हो तो दग्धा तिथि होगी, मंगलवार को पंचमी हो तो दग्धा तिथि हो जाएगी, बुधवार को तृतीया हो तो दग्धा तिथि हो जाएगी, गुरुवार को षष्ठी हो तो दग्धा तिथि होगी, शुक्रवार को अष्टमी हो तो दग्धा तिथि होगी, शनिवार को नौमी हो तो दग्धा तिथि होगी। इस तिथियों में कोई शुभ काम नहीं कर सकते। ऐसे ही मृत्यु योग भी होते हैं, उनमें भी शुभ काम नहीं हो सकती। प्रतिपदा हो, षष्ठी हो, एकादशी हो, रविवार का दिन हो तो वो अशुभ हो जाता है। द्वितीया हो, सप्तमी हो, द्वादश हो और उसमें चंद्रवार का सोमवार का दिन हो तो वो भी अशुभ हो जाएगा और मृत्यु योग बन जाता है। प्रतिपदा, षष्ठी, एकादश हो और मंगलवार का दिन हो तो भी मृत्यु योग बन जाता है। तृतीया हो, अष्टमी हो और त्रयोदशी हो और उसमें दिन बुधवार का आ जाए तो भी मृत्यु योग बनता है। गुरुवार के लिए चतुर्थी, नवमी या चतुर्दशी हो तो भी बनता है। शुक्रवार में द्वितीय, सप्तम और द्वादश तिथियां हों तो भी ये योग बन जाता है। और शनिवार में पंचमी, दसवीं और पूर्णमासी हो या अमावस्या हो तो ये योग बन जाता है। असल में ये हमारे यहाँ तिथियां जो है नंदा, जया, भद्रा, पूर्णा, रिक्ता इस तरह से होती है, उसी के अनुसार से ये योग बन जाते हैं। ऐसे ही सिद्ध योग भी बनते हैं, विष योग भी बनते हैं, हुताशान योग भी बनते हैं, चाख्या योग बनते हैं, उत्पात योग बनते हैं, काल योग बनता है, सिद्ध योग बनता है, चमदष्ट योग बनता है, यम घंट योग बनता है, अमृत सिद्ध योग बनता है, दग्ध योग बनता है, जो ये राशियों से और घड़ियों से बन जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि कुछ योग आपके लिए अच्छे हैं और कुछ योग आपके लिए अशुभ होते हैं जिनको हम यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। ऐसे ही कुछ योग हैं जो दिन से और नक्षत्र से बन जाते हैं। ये भी 28 तरह के योग होते हैं। तो इनमें भी कुछ योग अच्छे हैं और कुछ अशुभ होते हैं। तो यहाँ पर मैंने मोटा मोटा ज्ञान दिया है कि किस तरह से, इस तरह से हम लोग एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। अब इस एनर्जी के विषय में मैं थोड़ा सा और बात कर लेता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति जा रहा है, मान लो आभूषण बनाने के लिए, नए कपड़े खरीदने के लिए, तो उसके लिए जो है हमारे अलग नक्षत्र होंगे, अलग तिथियां होंगी। कोई आदमी जा रहा है मान लो केस फाइल करने के लिए, उसके लिए अलग होंगे, वो उग्र नक्षत्र में जाना चाहिए, उग्रता आनी चाहिए उसमें मधुरता शून्यता की बात नहीं हो सकती। कोई आदमी दुकान खोलने जा रहा है तो उसमें हमें
चर राशियाँ चाहिए, चर नक्षत्र चाहिए। कोई आदमी भवन बनाने जा रहा है तो उसमें हमें स्थिर नक्षत्र चाहिए, स्थिरता चाहिए उसके अंदर। कोई गाड़ी खरीदने जा रहा है तो हमें चर नक्षत्र चाहिए। तो अलग अलग समय पे अलग अलग नक्षत्रों की उपयोगिता होती है। हमारा यहाँ आपसे ये कहना है। और उन नक्षत्रों में बनने वाले योगों की भी उपयोगिता होती है। तो मैं आपको और आगे लेके चलता हूँ, इसी सीरीज में थोड़ा सा और आगे चलेंगे, ताकि हमें ये जानकारी हो जाए कि जो गणना हमने की है, जो गणना किसी भी शास्त्रीय ज्योतिषी या पंडित जी ने की है, वो नक्षत्रों के आधार पर उस समय पे उस तिथि के अनुसार की गई है। अब वो उस के लिए शुभ है, वो सबके लिए ही शुभ है। उसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई अशुभता होती है, परंतु क्योंकि सब लोगों का अपना अपना भाग्य भी जुड़ा होता है, अपने अपनी जन्मपत्री भी जुड़ी होती है, और उस जन्मपत्री के अनुसार उसके फल कम या अधिक हो सकते हैं। नक्षत्र से जो हम घटना कर रहे हैं वो एक जैसी होती है। अब हम कुछ और आगे बढ़ेंगे नक्षत्रों की दुनिया में ही। अभी जो हमें ये ज्ञात करना हो कि हमारे लिए क्या शुभ है और क्या अशुभ है, उसके लिए अलग से नक्षत्र देखे जाएंगे। अब हम कॉमन नक्षत्र से हटकर थोड़े से व्यक्तिगत नक्षत्र पे आ जाते हैं। ये तो हमने कॉमन बात कर ली, जैसे हमने आपको हर महीने हम ये मंथली चार्ट बना के देते हैं पूरा का पूरा कि किस किस दिन में आपकी शुभता रहेगी गर्भधारण करने के लिए, गर्भधारण मुहूर्त के निकालते हैं। अब किसी को व्यक्तिगत रूप से निकलवाना है, अपना पर्टिकुलर देखना है, तो इस पर्टिकुलर नक्षत्र पर्टिकुलर देखने के लिए उसकी जो हमारे जातक की कुंडलियाँ होंगी उनमें हम भावों के से लेकर भाव स्पष्टों से लेकर गणना करेंगे कि कौन कौन से नक्षत्र उनके यहाँ प्रोमिस करते हैं, उनको बतलाते हैं कि वो संतान दे सकते हैं। ये कौन कौन से नक्षत्र उनको बतला रहे हैं, इसकी गणना कर ली जाएगी। कुछ नक्षत्र हमें दोनों दंपति की कुंडली से मिल जाएंगे, जो पत्नी पत्नी कुंडली होगी। वो नक्षत्र हो सकता है कि जो मासिक हमने समय दिया है उसमें उपलब्ध ना हो, परंतु क्योंकि यहाँ पर उनकी कुंडली बोलती है कि भाई इसमें जो है ये आप कार्य कर सकते हैं, प्रोमिस मिलता है, तो उस प्रोमिस के अनुसार भी उन नक्षत्रों को गर्भधारण मुहूर्त में शामिल कर सकते हैं। अब मान लो हमें नक्षत्र भी मिल गया और उस समय में अब हम वो देखेंगे कि उन नक्षत्रों में जो नक्षत्र हमें मिले हैं उसमें कौन कौन से ग्रह भ्रमण कर रहे हैं। अगर वो ग्रह हमारे फेवर में हुए भ्रमण करते समय तो हमें सोने पे सुहागा हो गया और अच्छा काम हो जाएगा हमारा। तो ये तो हमने गणना करके कुंडली में से निकाला है कि किस तरह से हम कुंडली से गणना कर लें
कि भाई कौन कौन से नक्षत्र हमारे फेवर में हैं और हमको संतान देने में हमारी सहायता कर सकते हैं। ये उन नक्षत्रों से अलग हैं जो नक्षत्र हमने मासिक कुंडली में, मासिक चार्ट के अंदर देते हैं। ये सबके अपने अपने इंडिविजुअल होंगे, इसमें किसी से कोई मेल जोल नहीं होता, कोई लेना देना नहीं रहता है। इसी के अलावा और बहुत सारी चीज़ हैं जो हमको देखेंगे कि कौन कौन से और कारण हम ले सकते हैं। तिथियां ले सकते हैं, दिवस ले सकते हैं, जो उसका दिवस लक्की दिवस है, जो उनका लक्की डेज है उसको हम काउंट कर सकते हैं, जो उनकी तारीख हैं उनको देख सकते हैं, जो उनकी तिथियां हैं उनको भी हम ले सकते हैं। इसके अलावा आगे हम ये देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति के कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जो उसको हमेशा शुभ फल देने वाले होते हैं। क्या? हमेशा शुभ फल ही देंगे, ये निश्चित है, वो कभी अशुभ फल दे ही नहीं सकते। तो उन नक्षत्रों का प्रयोग भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो उन नक्षत्रों में जैसे हम लेंगे मुख्य रूप से अधिमित्र नक्षत्र है, मित्र नक्षत्र है, संपद है, क्षेम है और साधक है। साधक नहीं लेंगे, प्रतियार लेंगे। इन नक्षत्रों को ले सकते हैं। अगर हमारा 25वां नक्षत्र फेवर कर रहा है तो हम उसको भी ले सकते हैं। कई बार हमारा जन्म नक्षत्र भी हमें फेवर करता है तो उसको भी ले सकते हैं। कई बार हमें हमारा कर्म नक्षत्र भी हमें फेवर में आ सकता है, उस नक्षत्र को भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम जो जो नक्षत्र हमें फेवर कर रहे हैं उन सब नक्षत्रों का ज्ञान ले सकते हैं। उनके अनुसार फिर हम तिथियां देख सकते हैं, उनके अनुसार हम दिन देख सकते हैं और ये एक बहुत अच्छा संयोग बन जाता है। अगर ये नक्षत्र हमारे अच्छे हैं, हमें काम कर रहे हैं और उस दिन जो दिवस पड़ रहा है उस दिवस से हमें योग भी अच्छा मिल जाए और जो तिथि पड़ रही है वो तिथि दिन से मृत्यु भाग में, विश्व भाग में ना हो तो भी एक अच्छा योग बन जाता है। तो हम इन योगों में भी संतान उत्पत्ति की लिए मुहूर्त ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा विषय है आज जो आपने हमें बोला था, इसके विषय में हम कुछ बताएंगे। अब इसके अलावा हम और चीज़ देखेंगे कि मान लो हमें नक्षत्र तो मिल गए हैं, परंतु जो महीने आ रहे हैं अगर वो उन महीनों में शून्य नक्षत्र के क्षेत्र में चले जाते हैं तो वो हमारे लिए उपयोगी नहीं होंगे। तो ये एक पंचांग से ही निकाला जाएगा कौन सा नक्षत्र कब शून्य हो जाता है और कब हमें अच्छा फल देता है। अगर कोई नक्षत्र दग्ध हो जाएगा तो वो हमें अच्छा फल नहीं देगा, उसे छोड़ना पड़ेगा हमको। ऐसे ही है कोई नक्षत्र यम दृष्टा नक्षत्र में चला जाए तो उसको भी हमको छोड़ना होगा। पर अगर हमें कोई नक्षत्र रवि योग में मिल जाए तो हम उसको जरूर ग्रहण करेंगे। अमृत सिद्धि योग में मिल जाए उसको भी ग्रहण कर लेंगे। सर्व सिद्धि योग में मिल जाए उसको भी ग्रहण कर लेंगे। परंतु ये जो योग हैं इनमें मिलने के बावजूद भी इनका हमको तिथि से मिलान करना अति आवश्यक है। कई बार क्या होता है कि आपको योग भी मिल गया है, नक्षत्र भी हो गया, योग भी मिल गया, पर जब तिथि से उसका कॉम्बिनेशन करते हैं तो वह विष योग बन जा देती है। जैसे रविवार में हस्ता नक्षत्र हो तो ये आपको सर्व सिद्धि योग बनाती है।
परंतु यदि उस दिन पंचमी तिथि आ गई तो ये विष योग बन जाएगा। सोमवार में मृगशिरा नक्षत्र हो तो ये भी सिद्ध योग बनाता है, पर यदि उस दिन षष्ठी तिथि आ गई तो ये विष योग बन जाएगा, तो उसमें आपको हानि हो जाएगी। तो इस तरह से मुहूर्त को बड़ी बारीकी से निकालने की आवश्यकता पड़ जाती है। ये ऐसा नहीं है कि किसी ने कहा और हमने निकाल के मुहूर्त दे दिया। तो मुहूर्त निकालने में तो पूरी सावधानी बरतेंगे, पर हमारी जो आपको सलाह है वो यही है कि हम इस कार्य को एक मुहिम के तौर पे ले रहे हैं और हम ये जागृति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुहूर्त में अपना गर्भ धारण करें, क्योंकि जो नक्षत्र हमें मासिक रूप से मिलते हैं उनमें हमें हो सकता है वो उत्तम संतानें ना प्राप्त हों, जिन संतानों की हम अपेक्षा करते हैं, जिन संतानों के विषय में मैं बार बार वीडियो में बताता रहता हूं कि भाई ये भी आपको प्राप्त हो सकता है, ये भी आपको प्राप्त हो सकता है, ये भी आपको प्राप्त हो सकता है। पर यदि हम गर्भधारण मुहूर्त निकालेंगे और उस मुहूर्त के अंदर उन संतानों को योग हमें बनते नजर आएंगे तो उत्तम संतान प्राप्त करने का हमारा जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो सकता है। ऐसे ही मूल का वास होता है। यदि मूल का वास भूमि पे हो तो बहुत कष्ट होगा, अगर वो पाताल में होगा तो बहुत कम कष्ट होगा, स्वर्ग में होगा तो कम कष्ट होगा। तो ये हम गर्भधारण मुहूर्त में देख लेंगे। इसके अलावा हम आगे जो देखेंगे वो एक और विशेष चीज हमको देखनी होती है। जो ये विशेष मुहूर्त निकाले जाते हैं ये सब चीज उसी में देखी जाएंगी। बाकी इस समय में क्योंकि नक्षत्र पूरा होता है उसमें ऐसी चीजें नहीं देखी जाती हैं। जब कुंडली से नक्षत्र को देखा जाता है और वहाँ पर जो है विशेष समय की बात आती है तो उसमें देखना पड़ता है कि हर नक्षत्र की विष घटी भी होती है। यदि समय विष घटी के अंदर आ जाएगा तो निश्चित रूप से हानि हो जाएगी। ऐसे ही हर नक्षत्र की जो है उष्ण घटी भी होती है। उष्ण घटी मतलब बहुत गर्मी होती है उस समय में। उसमें अगर उन घटियों में आएगा तो भी आपको हानि होगी। इन घटियों का प्रयोग नॉर्मली किसी शुभ कार्य में नहीं होता है। ऐसे ही इन्हीं नक्षत्रों में फिर अमृत घटी भी होती है। सपोज करो कोई नक्षत्र है और हम उस दिन गर्भधारण करने का विचार बना रहे हैं और हमारे अमृत घटी के अंदर अगर वो का योग वगैरह सही है, तिथि से कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो नक्षत्र हमें उपलब्ध नहीं है गर्भधारण के लिए, पर अमृत घटी आ रही है, क्योंकि अमृत घटी तो आनी ही आनी है, निश्चित रूप से आनी है। अगर उस अमृत घटी के अंदर हमें कोई शुभ योग मिल जाए या वहाँ से बच्चे के जो हम गणना करते हैं कि भाई इस बच्चे में जब जन्म होगा तो उस बच्चे में कौन कौन से योग मिलने की संभावना बनेगी, तो उन गणनाओं के अनुसार यदि अमृत घटी में कोई ऐसा योग मिल जाए कि बच्चा के जन्म के समय में बहुत शुभ योग बन रहे हों तो उन नक्षत्रों को भी गर्भधारण योग में शामिल किया जाता है। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि जो विधान दिया हुआ है उसके अनुसार अगर हम गर्भधारण करेंगे, गर्भधारण मतलब मुहूर्त निकाल के गर्भधारण करेंगे तो हमें अत्यधिक लाभ होने की संभावना है। जो हम मासिक वो देखते हैं, जो मासिक हमारा
नक्षत्र के द्वारा गर्भधारण मुहूर्त दिए जाते हैं वो सब साधन के लिए सिंपल नक्षत्र हैं। उनमें कोई किसी के लिए बहुत शुभ भी आ सकता है, वैसे वो नक्षत्र शुभ ही रहते हैं, पर उसमें जो बच्चे के जन्म के समय में कौन से योग पड़ने वाले हैं वो उसमें देखने की संभावना नहीं होती है। जब हम व्यक्तिगत रूप से निकालेंगे तो कोशिश करेंगे कि उनको ध्यान में रखा जाए कि बच्चे के जन्म के समय में जो गणना होंगी उस कौन कौन से हमें योग मिलने की संभावना बनती है। बाकी जन्म का समय ये गणनाओं के हिसाब से अलग है और प्रभु जो देंगे वो अलग है, क्योंकि ये सब प्रभु के अधीन है, प्रभु के आस्था में कोई वो नहीं किया जा सकता। हाँ, यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ऋषियों ने लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये बात बच्चे के जन्म के समय की बात आई है कि बच्चे का जो जन्म का समय होगा वो प्रभु की इच्छा से चलेगा। और ऋषियों ने लिखा है कि गणना के अनुसार जो हमने समय निकाला है उससे कम या अधिक होने पर, दोनों स्थिति में कम या अधिक होने पर उसको उपाय किए जाने चाहिए, उसको दोषपूर्ण माना गया है। ठीक है, इसलिए जो व्यक्ति बार बार ये कोशिश करते हैं कि हम लोग सीजर इन करा लेंगे, क्रॉस सेक्शन करा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और बच्चे को जन्म हम अपने हिसाब से उसको पैदा कर लेंगे और उससे बच्चे का सौभाग्य बन जाएगा, ये शास्त्र सम्मत नहीं है। क्योंकि ऋषि ने लिख दिया है कि अगर गणना के हिसाब से आगे या पीछे जन्म हो रहा तो वो दोषपूर्ण है, और आप तो प्रभु के कार्य में ही दखलन दे रहे हो, दखलंदाजी करते हो, तो और भी अधिक दोष लग जाएगा। तो ये कार्य डॉक्टर के ऊपर पूर्ण रूप से छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें जो है आपका जच्चा और बच्चा, यानी कि हमारी महिलाएं और हमारे शिशु दोनों सुरक्षित होने चाहिए, ये मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। न कि ये उद्देश्य बना के चलें कि हम मुहूर्त निकलवाएंगे, पंडित जी से दिखवाएंगे और हम बच्चे को एक दिन पहले, एक दिन बाद, 2 दिन पहले, 2 दिन बाद करके अपना अच्छे से कर लेंगे। ये चीज़ें शास्त्र सम्मत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और संस्था इनको प्रोत्साहित भी नहीं करती है, किसी भी रूप में प्रोत्साहित नहीं करती है। तो आज के मुहूर्त में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप गर्भधारण मुहूर्त निकलवाएंगे दंपत्ति की कुंडली भेजकर, तो वो आपके लिए ज़्यादा लाभकारी होगा। जैसे जैसे मैंने योग बताए हैं वो योग कभी कभी बनने वाले योग होते हैं, और जिस दिन मासिक चार्ट में दिया गया पता लगा उसके अनुसार वो योग बने नहीं रहे हैं, तो संतान तो मिल जाएगी उन योगों से, पर वो योगकारी संतान, वो आपकी मन इच्छित संतान जैसे हम सोचते हैं उस तरह की संतान मिलना संभव नहीं है। जबकि हम गर्भधारण अपना निकालेंगे तो उसमें पॉसिबिलिटी बनती है कुछ हद तक, पूरी नहीं है, 100% मैं नहीं कह रहा हूँ, पर कुछ हद तक पॉसिबिलिटी इसलिए बन जाती है क्योंकि हमारे पास में मंथली वाले नक्षत्र तो उपस्थित थे ही थे, परंतु हमें और नक्षत्र एडिशनल मिल जाते हैं जिनके द्वारा हम गर्भधारण मुहूर्त निकाल सकते हैं और ज़िंदगी को सुखद बनाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के सहयोग से अब परिवार बढ़ता चला जा रहा है, और अब हमारे लगभग 150 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं, 150 से अधिक का परिवार हो गया है। कभी उचित समय पर देखकर
लाइव मीटिंग भी की जाएगी जिसमें हम आपके सवालों के सीधे जवाब देने की प्रयास करेंगे। और आगे आगे जैसे बढ़ता रहेगा हम आपको और जानकारी देते रहेंगे। आज हमें सिर्फ मुहूर्त के बारे में बताना था। मुहूर्त के विषय में एक चीज़ फिर मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि मुहूर्त जो है फलित ज्योतिष के अनुसार, फलित ज्योतिष के अनुभव के अनुसार ऋषियों ने जो हमें गणनाएं दी हैं उसके आधार पर निकाला जाता है, ताकि जातक जो भी अपना कार्य करने जा रहा है उसमें उसे सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएं। ठीक है, सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएं, ज़्यादा हो जाएंगी आपकी। इसलिए फलित ज्योतिष के अनुसार मुहूर्त का ध्यान रखा गया है। और अब यहाँ पर भी जो हम गर्भधारण मुहूर्त निकालते हैं उसमें हम सिर्फ यही है कि गर्भ ठहरने की संभावना अधिक हो जाए, तो वो तो मंथली वाले में मिल जाती हैं आपको। परंतु जो जातक हमें चाहिए, जिस तरह की हमारी इच्छाएं हैं, अगर उस तरह के जातक चाहिए, जिस तरह के हम योग बता रहे हैं उस तरह के जातक चाहिए, तो हमें बारीकी से, संगीनता से देखकर क्या उस तरह के हमारे बच्चे होने की संभावना हमारी कुंडलियों में या हमारे उस पीरियड में है जिसमें हम बात कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक और उदाहरण के लिए दे देता हूँ, मुझे याद आ गया है इस समय। हम आप लोगों से, ये सभी लोग आपसे पूछते रहते हैं, जिन जो इस कार्य क्षेत्र में हैं, एक बहुत चीज़ जो पूछी जाती है कि मासिक धर्म आपने कब देखा, उसका समय दीजिए। एक सिंपल सी चीज पूछिए, उससे होता क्या है? उस मासिक धर्म के समय से हम लोग नक्षत्र का ज्ञान करते हैं। तो अब यहाँ पर मैं सिर्फ मोटी मोटी बातें बताऊंगा आज, क्योंकि नक्षत्र उस समय से हम ये भी देख सकते हैं कि भूमि कितनी फर्टाइल है, बीज कितने अच्छे हैं, वो सब उससे गणना की जाती है। पर आज वो गणनाएं नहीं कर रहे हैं, आज सिर्फ हम यहाँ देख रहे हैं कि यदि वो भूमि अश्विनी नक्षत्र की है तो पुत्रवती होने की संभावना है। यदि वो भरणी नक्षत्र की है तो संतान के जो पैदा होगी उसके साथ में दुर्भाग्य रहेगा, यानी कि वो संतान दुखी रहेगी तो आप भी दुखी रहेंगे, ऐसा यहाँ पर माना गया है। कीर्ति नक्षत्र है तो उसमें सतत्व ज़्यादा है और आपको जो संतान होगी वो सतत्वी होगी, यानी कि साध्वी हो सकती है, सती हो सकती है, या और इसी तरह की जो कहना चाहिए वो सत्य के तत्व पे चलने वाली ज़्यादा होगी। नक्षा नक्षत्र है तो उसमें कहा गया है कि वो पुत्र प्रदान करने वाली होती है। जरूर नहीं है पुत्र मिले, परंतु उसके जैसा, यानी कि जिसमें पौरुष के गुण ज़्यादा होंगे उस तरह की संतान मिलने की संभावना बनेगी। आद्रा नक्षत्र होगा तो इसका चरित्र सामान्य रहेगा इस बच्चे का। अगर पुनर्वसु नक्षत्र होगा तो ये आपका बहुत अच्छा पुत्र होने की संभावना बनती है। यदि पुष्य नक्षत्र होता है तो साधारण पुत्र रहता है। यदि अश्लेषा नक्षत्र होता है तो उसमें जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। मघा नक्षत्र होगा तो उसमें जो जातक पैदा होगा उसके हिसाब से तो वो निर्धनता को प्राप्त करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसी तरह से सभी नक्षत्रों में कुछ ना कुछ खासियत है और कुछ ना कुछ उसमें खामियां दी गई हैं। तो ये सिर्फ भूमि देखने से पता लग जाता है। इसका उल्लेख आपको कभी भी किसी भी कुंडली में मिल ही नहीं सकता, बात खत्म। क्योंकि ये तो भूमि थी, भूमि से फल अलग हो जाता है, बीज अलग हो जाता है, सब चीज़ अलग हो जाती है, भूमि का किसी को पता नहीं लगता। ये ऐसे ही है जैसे आप बाज़ार से कोई फल खरीद के ला रहे हो तो आपको पता नहीं वो कौन से बगीचे से आया हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी गणना करनी होती है। सपोज करो, साधारण सी बात मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ आज, कि आपने मुहूर्त देख के, जो मानसिक महीने के मुहूर्त दिए गए थे, गर्भ धारण कर लिया और
आपकी भूमि अश्लेषा नक्षत्र की थी, तो जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट होगा, ये उसमें लिखा हुआ आता है। ये कष्ट एक बार हो सकता है, ये कष्ट बार बार हो सकता है, ये कष्ट आजीवन भी हो सकता है, और हो सकता है एक बार हो, फिर कभी ना हो, अच्छा रह जाता हमेशा, पर कष्ट तो हो गया ना उसको। पर यही अगर आप मुहूर्त निकलवा के करेंगे, और मुहूर्त निकालने वाले आदमी देखेगा कि भाई ये तो अश्लेषा नक्षत्र का इस समय भूमि है, तो वो ये बोलेगा आपको, सर आप अगली बार कीजिए, ताकि आप उस कष्ट से बच जाए। तो ऐसी एक नहीं, ऐसी अनेक चीज़ें हैं जिनको हम इन गणनाओं में शामिल करते हैं, तब जाके गर्भधारण मुहूर्त निकाला जाता है। बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया जाता है गर्भधारण मुहूर्त निकालने के लिए। इसलिए नॉर्मली कोई भी आदमी इस गर्भधारण मुहूर्त को निकालने के कोशिश से दूर रहना चाहते हैं ज़्यादातर लोग, और हमारे समाज में इसकी अवेयरनेस भी कम है कि गर्भधारण मुहूर्त निकाल के अगर गर्भधारण किया जाएगा तो हमें अत्यधिक लाभ होगा। जैसे मैंने अभी एक ही उदाहरण दिया आपको कि भूमि सही नहीं थी और आपने गर्भधारण किया और आप पूरे जीवन दुखी हो गए। ऐसी बहुत सारी भूमियाँ हैं इसके अंदर जिनमें आदमी को दुखी हो जाता है, और इनके चरणों के हिसाब से भी अंतर पड़ता है। पूरा नक्षत्र नहीं है, नक्षत्र के चरण से भी अंतर पड़ेगा। चलिए आज के लिए हम इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्ञानवर्धन की चीज़ों को निरंतर बढ़ाते रहिए, और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग कि गर्भधारण मुहूर्त निकाल के ही गर्भधारण करें, ताकि किसी भी जो अनावश्यक चीज़ें हैं उनसे बचने का प्रयत्न तो हम कर ही सकते हैं। हमारा क्रम बनता है, हमारा धर्म बनता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने की कोशिश कर सकते हैं। तो जो लोग गर्भधारण मुहूर्त निकाल के अपने गर्भ को धारण करेंगे, उनको नॉर्मल महीने में दिए गए चार्ट वालों से अधिक लाभ मिलेगा, ये निश्चित है। और जो लोग संस्था से जुड़ेंगे उनको एक कोड नंबर दिया जाएगा जिससे उनको फॉलो किया जा सके, एक बात है। और यदि उनकी इच्छा होगी तो उनके चार्ट को रिसर्च वर्क में शामिल किया जाएगा, और जब कभी हमारा पब्लिक किताबें वगैरह पब्लिश करेंगे इस विषय के ऊपर, विस्तृत जानकारी देंगे बुक्स के अंदर, तो उनमें जिन लोगों की परमिशन होगी उन लोगों की कुंडली को शामिल किया जाएगा, जिनकी परमिशन नहीं होगी उनको शामिल नहीं किया जाएगा। और दूसरी चीज़ हम ये भी बता देते हैं कि मुहूर्त निकालने की जिम्मेदारी हमारी है, मुहूर्त निकाल के देने का कार्य वो हमारा है, पर हम इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई क्लेम नहीं करते हैं, बिल्कुल स्पष्ट। हम इसके ऊपर कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं कि हर आदमी के लिए हर चीज़ बहुत शुभ होगी। और जो लोग व्यक्तिगत मुहूर्त निकलवाएंगे उनसे इस विषय में अलग से बात कर ली जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो।